हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एनपीएस के बारे में। नेशनल पेंशन सिस्टम क्या होता है, आप किस तरीके से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्लस टीएनसी क्या होती है इसकी, आपको इसमें इन्वेस्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके टैक्स बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, कब आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं, कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वाई एनपीएस, मेरे को एनपीएस में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका मेन रीज़न है एनपीएस जो है आपको एक रिटायरमेंट के बाद एक श्योरिटी देता है, एक आपको जो है मंथली पेंशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप जो है अपने फ्यूचर को लेके जो है सिक्योर फील करते हो। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, आफ्टर रिटायरमेंट उनको तो पेंशन मिलता है, उनको ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता। बट अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है या फिर जो है आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आपका खुद का काम है या फिर आपकी प्राइवेट जॉब है, तो उस केस में आफ्टर रिटायरमेंट आपके पास कोई मंथली पेंशन सिस्टम नहीं होता। अगर आप एनपीएस में फंड डालते हैं तो आप आफ्टर रिटायरमेंट जो मंथली रिटर्न्स उसके आने स्टार्ट होते हैं, आप उसका बेनिफिट इंजॉय कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, इससे जो है हमें टैक्स बेनिफिट बहुत मिलता है। टैक्स बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, other than ATC, under NPS, tax deduction can be claimed up to 10% of salary, subject to overall ceiling 1.5 lakh of Income Tax Act and exclusive tax benefit for any NPS subscriber, and additional deduction for investment up to 50,000 in NPS has been introduced। कहने का मतलब है कि अगर आप एनपीएस में फंड इन्वेस्ट करते हैं तो जिस ईयर में आप एनपीएस में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, तो उस ईयर में जो एटीसी की हमारी मैक्सिमम लिमिट होती है 1,50,000, एनपीएस उस लिमिट में तो कवर होता ही है। लेट सपोज कि आपकी एटीसी की इन्वेस्टमेंट पूरी नहीं है, मतलब 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है या 1,20,000 इन्वेस्टमेंट है, और आप फर्दर एनपीएस में भी इन्वेस्ट कर देते हैं। एनपीएस जो है एटीसी की जब हम 1,50,000 की लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें भी एनपीएस को कंसीडर किया जाता है। बट इसके अलावा आपको 50,000 की अलग से एनपीएस में रिबेट मिलती है अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 1B। ये बहुत कम लोगों को पता है। यूजुअली जब हम अपनी टैक्स प्लानिंग करते हैं तो क्या करते हैं कि जो हमारी मैक्सिमम रिबेट एटीसी में मिलती है 1,50,000 या फिर मेडिक्लेम, ये दो चीज़ें सबको पता होती हैं कि हम अगर यहाँ फंड डाल देंगे तो हमारा टैक्स सेफ हो सकता है। बट एनपीएस में अलग से 50,000 का भी एक स्लैब है। अगर आप 50,000 रुपीज़ एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी आपको अलग से डिडक्शन मिलती है। दैट मीन्स कि अगर आप 30% स्लैब रेट में आते हैं तो आपका जो है आप मिनिमम 15,000 टैक्स सेव कर सकते हैं एनपीएस में डाल के, जस्ट ₹50,000। ठीक है, सेकेंड थिंग इसमें क्या आती है कि अगर आपका एम्प्लॉयर, ठीक है, अगर आप जॉब में हैं और आपने जो है वहाँ पर भी अगर आपको ऑप्शन दिया जाता है एनपीएस का और आप वहाँ के थ्रू अपने एनपीएस अकाउंट में जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्लस आपका एम्प्लॉयर भी आपके बिहाफ पर एनपीएस में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो उसकी आपको अलग डिडक्शन मिलती है। उसकी कोई कैपिंग नहीं है, उसमें जो मैक्सिमम लिमिट है वो है कि 10% ऑफ सैलरी आप जो है उसमें मैक्सिमम कैपिंग है, इतना रिबेट आप क्लेम कर सकते हैं। अंडर 80CCD2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, द एम्प्लॉयर्स एंड एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है लेकिन एम्प्लॉई के लिए कर रहा है, एम्प्लॉई के बिहाफ पर कर रहा है, up to 10% of salary without any monetary limit is also deductible from the taxable income in addition to above mentioned benefit। इसका मतलब अगर हम इन टोटलिटी बात करें कि जस्ट इन एनपीएस में इन्वेस्ट करने से 50,000 तो आपको अलग रिबेट मिलेगी, प्लस अगर आपका एम्प्लॉयर भी आपके बिहाफ पर इन्वेस्ट कर रहा है तो एम्प्लॉयर की जो डिडक्शन होती है वो अलग से हमें मिलती है, वो आपकी एटीसी में कवर नहीं है,
जो ये 50,000 की लिमिट है वो इसमें भी कवर नहीं है, वो एक आपको रिबेट अलग से मिलेगी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो अब हमारी दो स्कीम आ गई है, न्यू रिजीम एंड ओल्ड रिजीम, तो होता क्या है कि अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट करती हूँ तो मेरे को कोई भी डिडक्शन के एडवांटेजेस नहीं मिलते हैं। बट अगर आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहा है अंडर सेक्शन 80 CCD 2, ये एक ऐसी डिडक्शन है जो आपको न्यू रिजीम में भी अलाउ होती है। सो ये आपके जो है टैक्स बेनिफिट है जो कि आपको एनपीएस में इन्वेस्ट करने से मिलेंगे। अदर देन दिस लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमने एनपीएस में मान लो इन्वेस्ट कर लिया, सो आफ्टर विड्रॉइंग दैट अमाउंट, तो वो अमाउंट हमारे हाथ में टैक्सेबल होगा। वो पूरा अमाउंट हमारे हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है, इसकी कुछ लिमिट्स डिपार्टमेंट ने जो है डिसाइड की हुई है। जैसे कि अगर आप पार्शियल विड्रॉ कर लेते हैं, सो उस केस में क्या है कि 25% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट आप विड्रॉ कर सकते हैं पार्शियल इन्वेस्टमेंट, पार्शियल विड्रॉ में। सो वो 25% जो आपने विड्रॉ किया, तो उस टाइम पे जो आपने लमसम विड्रॉ किया है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, वो टैक्स फ्री होता है। ठीक है। देन आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स अगर आप जो है एनपीएस को विड्रॉ करते हैं, सो उसमें जो आपने लमसम 40% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट आपने विड्रॉ किया है, सो 40% तक जो है आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप 40% से ज़्यादा करते हैं देन टैक्स की आप उसमें लिमिट में आते हैं। और इसके बाद जब आपकी मंथली एनुटी पेंशन शुरू होगी देन इट वुड बी टैक्सेबल। ठीक है। बट उस टाइम पे हमारी इतनी टैक्स इनकम ही नहीं होती कि हम उस स्लैब रेट में आए कि हमें टैक्स देना पड़े। सो इसीलिए अगर हम ओवरऑल बोलें तो एनपीएस आपकी टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हेड है। अगर आपको लगता है कि आपका टैक्स बहुत ज़्यादा बनता है और आप सब जगह जितना भी आप रिबेट क्लेम कर सकते थे डिडक्शंस का, वो आप सारी जगह इन्वेस्ट करके क्लेम कर लेते हैं, बट हाँ आपने एनपीएस में अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है, सो यहाँ आप इन्वेस्ट करिए और एडिशनल आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा इसका, प्लस फ्यूचर आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी इसके बहुत ज़्यादा हैं। सो इसीलिए मैं यहाँ पे कहूँगी कि वाई एनपीएस, दैट्स वाई एनपीएस विच वी हैड टॉक यू बिफोर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब ये बात आती है कि एनपीएस होता क्या है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपका फंड जो है मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है फंड मैनेजर्स के थ्रू। पीएफआरडीए रेगुलेटेड प्रोफेशनल्स होते हैं, फंड मैनेजर होते हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट को जो है आगे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। अब एनपीएस में कितने तरीके के अकाउंट होते हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ अकाउंट इन एनपीएस, टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 अकाउंट होता है नॉन विड्रॉएबल अकाउंट, मतलब एनपीएस में अगर आप एक बार फंड डाल देते हैं तो उसमें एक कैपिंग होती है, आप उतने टाइम से पहले जो है अपने फंड को विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है। यूजुअली ये 60 ईयर्स की कैपिंग होती है कि 60 ईयर्स से पहले आप अपने फंड को विड्रॉ नहीं कर सकते। बट ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे पार्शियल विड्रॉ के कंसेप्ट्स भी हैं जो कि हम आपसे आगे डिस्कस करेंगे। और अगर आप बिफोर 60 ईयर्स आपको कोई इमरजेंसी है फंड की, आप विड्रॉ करना चाहते हैं, सो उसकी भी लिमिट्स हैं कि आप कितना विड्रॉ कर सकते हैं, उसके बारे में भी अभी हम आगे जाके बात करेंगे। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, टायर 1 अकाउंट एंड टायर 2 अकाउंट। टायर 1 अकाउंट होता है जो कि नॉन विड्रॉएबल अकाउंट है आपका, आप एक बार इसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आप इसको जो है विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। टायर 2 अकाउंट जो है एक वॉलेंट्री विड्रॉएबल अकाउंट है, मतलब टायर 2 में जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे, सो आप के पास जो फंड है एक तरीके से लिक्विड फंड है आपके हाथ में, आप कभी भी उसको विड्रॉ कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू ओपन एनपीएस अकाउंट। एनपीएस अकाउंट ओपन करने के दो ऑप्शन है आपके पास। ठीक है। फर्स्ट, आप ऑफलाइन भी इसको ओपन कर सकते हैं बैंक में। सेकंड, आप जो है इसको ऑनलाइन एनपीएस की वेबसाइट्स है वहाँ पे जाके भी आप इसको जो है ओपन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपका एक प्रैन अकाउंट ओपन होता है, एक वेलकम किट आती है, ठीक है, उसके थ्रू आपका जो है ये ओपन होता है। ऑप्शन 1, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु मीट द स्टेपुलेटेड एलिजिबल conditions can open NPS account through online facility
Through this facility, NPS account holder can make subsequent contribution to their account हसल फ्री यूजिंग नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। जैसे आप अपनी नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं उसी की तरह एक एनपीएस अकाउंट भी आपको मैनेज करना होता है। सो इट्स वेरी इजी टू यूज़। सेकेंड ऑप्शन है एंटिटीज कोल्ड एज पॉइंट of pressure are appointed by PFRDA for serving the individual subscribers, including their registration and acceptance of further contribution. The registration form for joining NPS can be collected from any point of presence, POPSP। POP खोले हुए हैं डिपार्टमेंट ने, वहाँ से आपको फॉर्म कलेक्ट करना है और फिल करके देना है, वहाँ से भी आपकी जो है NPS अकाउंट ओपन हो जाते हैं। Once your account is open, you will receive a welcome kit। इसमें एक आपकी वेलकम किट आती है और एक आपका पैन कार्ड आता है, पैन नंबर आपको दिया जाता है। जैसे अकाउंट नंबर हमारा होता है ऐसे ही पैन नंबर भी होता है। सो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका एनपीएस अकाउंट खुल जाता है। तो दीज आर द मेथड कि कैसे आप अपना एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि वाई एनपीएस टू इन्वेस्ट इन। एक्चुअली जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एनपीएस में, सो जब आप अपने फंड को, अगर आप ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं ना, अगर आप अपने फंड को उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपसे जो है वो आपकी चॉइस पूछता है कि आप एक्टिव चॉइस के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ऑटो चॉइस के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज एक्टिव चॉइस? Unlike the traditional investment products, NPS offer you flexibility to design your own portfolio। इसमें क्या होता है कि माना आपका फंड जो है फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं, बट ये आप खुद डिसाइड करेंगे कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें 3 तरीके के क्राइटेरिया हैं एक्टिव चॉइस में, इक्विटी और ई, कॉर्पोरेट डेब्ट और सी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और जी। ठीक है, अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है, आपको हाई रिटर्न चाहिए तो आपको हाई रिस्क भी लेना पड़ेगा। तो उस केस में आप जो है इक्विटी ई को आप सिलेक्ट करेंगे व्हाइल यू इन्वेस्ट इन। सो जो फंड मैनेजर है वो ऐसे फंड में आपका फंड डालेंगे जिसमें आपको रिटर्न अच्छी आएगी बट हाँ रिस्क बना रहेगा। ठीक है, हाई रिस्की प्रोडक्ट्स होते हैं वो जिसमें आपका फंड डाला जाता है। और सेकेंड पॉइंट है कॉर्पोरेट और सी। इसमें क्या है, आपका मीडियम रिस्क होता है और मीडियम ही रिटर्न होता है, मतलब ये एवरेज आपका होता है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं सो ऐसे पोर्टफोलियो आपका बनाया जाता है जिसमें ना तो ज़्यादा रिस्क होता है, मतलब मीडियम रिस्क होता है और मीडियम ही रिटर्न होता है। देन गवर्नमेंट सिक्योरिटी और जी, लो रिटर्न रिस्क। इसमें क्या होता है, आपको रिस्क लेना ही नहीं है। अगर ठीक है, आपको चाहिए कि चलो ठीक है मेरे को कम रिटर्न चलेगा बट हाँ मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्की पोर्टफोलियो में नहीं जाना चाहिए। सो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उसमें आपका फंड जो है इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास चॉइस होती है। एक्टिव चॉइस के अंदर आपके पास फर्दर 3 ऑप्शन आते हैं कि आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप 50-50 ऑप्शन भी ले सकते हैं कि आप 50% ई में डाल रहे हैं, 50% सी में डाल रहे हैं या जी में डाल रहे हैं। ठीक है, जो भी आप प्रपोर्शनेट अपना बनाना चाहते हैं वो आप खुद से बना सकते हैं। एंड सेकेंड ऑप्शन आपके पास होता है ऑटो चॉइस का। मान लो कि आपको ये होता है कि यार मेरे को इस सब चीज़ों में नहीं पढ़ना कि कितना मेरे को किस में लेना है। सो मैं तो चाहता हूँ कि मेरा जो लाइफ साइकिल है वो भी अपने आप ही सिलेक्ट हो, ऑटो चॉइस हो। तो उस केस में क्या होता है, आपकी एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये जो क्लासेस हैं ई, सी एंड जी, इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप यंग हैं तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं इस एज में। सो उस केस में जो है आपको हायर रिस्क टू हायर रिटर्न ऑप्शन में ज़्यादा आपका शेयर डाला जाता है, देन मीडियम, देन लोअर। ठीक है, और इफ़ यू आर अप्रोचिंग टू रिटायरमेंट तो उस टाइम पे आपको अपना फंड में जो इन्वेस्टेड फंड है उसकी जो है एक श्योरिटी चाहिए होती है, एक सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो उस केस में क्या होता है, जो मेजर पोर्शन है आपकी इन्वेस्टमेंट का वो लोअर रिस्क में डाला जाता है और फिर उसके बाद जो कम पोर्शन है वो हायर रिस्क वाले पोर्टफोलियो में डाला जाता है। सो ऑटो चॉइस में जो है लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग आपका जो है फंड का पोर्टफोलियो बनाया जाता है। ठीक है, तो ये थे दो चॉइसेस, एक्टिव चॉइस एंड ऑटो चॉइस। नाउ कम टू द पॉइंट कि एनपीएस अकाउंट अगर मैंने खुलवा लिया है तो उसमें क्या मिनिमम क्राइटेरिया भी है इन्वेस्टमेंट का? सो जी हाँ, अगर आप टायर 1 में इन्वेस्ट कर रहे हैं सो आपको जो है
मिनिमम एटलीस्ट 500 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं, 500 से नीचे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और मिनिमम पूरे साल में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 6000 रुपीज़ तो होनी चाहिए इन अ फाइनेंशियल ईयर। अगर इससे भी कम आपकी इन्वेस्टमेंट हुई तो आपका ये जो टायर 1 अकाउंट है ये इनएक्टिव हो जाएगा, इनऑपरेटिव हो जाएगा, फिर आपको उसको जो है एक्टिव करवाना होगा। ठीक है। इसी तरीके से टायर 2 अकाउंट में जो इनिशियल कंट्रीब्यूशन, जब आप अकाउंट को ओपन करते हैं तब आपको 1000 रुपीज़ डिपॉजिट कराने पड़ते हैं। और इसमें क्या है, पूरे साल में अगर आपने 2000 से भी कम डिपॉजिट कराए हैं तो भी जो है आपका अकाउंट जो है फ्रीज हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आप एनपीएस में पैसा लगाने के बाद उसको विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। सो देयर आर 2 ऑप्शन। व्हेन यू आर 60 ईयर्स एज के बाद आप जो है एनपीएस में जितना भी आपने फंड डाला है उसका मिनिमम तो आपको 40% जो है एन्युटी में कन्वर्ट कराना होगा, यानी कि मंथली पेंशन आपकी 40% फंड की मिनिमम जो है मंथली पेंशन में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ, रेस्ट 60% जो फंड है वो आप लमसम विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 50% आपने एन्युटी में कन्वर्ट करा लिया और 50% आपने विड्रॉ कर लिया। बट आप 40% से कम आप जो है एन्युटी में कन्वर्ट नहीं करा सकते। यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया 40% का है। ठीक है। और अगर 60 ईयर्स से पहले आप विड्रॉ करना चाहते हैं सो आपको मिनिमम 80% फंड को जो है एन्युटी में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, यानी कि मंथली पेंशन में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, और आप लमसम सिर्फ 20% फंड ही विड्रॉ कर पाएंगे बिफोर द एज ऑफ 60 ईयर्स। नाउ द पॉइंट इज कि क्या एनपीएस में आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। सो हाँ, हम पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हैं, बट देयर आर सम कंडीशंस। नंबर 1, सब्सक्राइबर शुड बी इन एनपीएस फॉर 10 ईयर्स। आपको कम से कम भी 10 साल हो जाने चाहिए एनपीएस अकाउंट खुले हुए। अमाउंट टू बी विड्रॉन शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। और आप जब भी अमाउंट को विड्रॉ करेंगे 25% से ज़्यादा आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और आप जब भी अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हैं तो आपके पास एक रीज़न होना चाहिए, जस्टिफिएबल रीज़न होना चाहिए जो आप देकर अमाउंट विड्रॉ करेंगे। Withdrawal will be allowed maximum 3 times during the entire tenure of subscription with a gap of at least 5 years। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने आज विड्रॉ किया फिर 1 साल बाद आप फिर दोबारा फिर अपना 25% फंड विड्रॉ कर रहे हैं। जो दोनों पार्शियल विड्रॉल के बीच का गैप है वो मिनिमम 5 ईयर्स का होना चाहिए। ठीक है। सो ये थी पार्शियल विड्रॉल की कंडीशन। नाउ द पॉइंट इज कि अगर 60 ईयर्स क्रॉस करने से पहले ही डेथ हो जाती है सो विड्रॉल कैसे होगा। देन द एंटायर पेंशन वेल्थ विल बी पेड टू नॉमिनी एंड लीगल हायर। द claimant shall also have the option to purchase any of the annuity being offered upon exist or of an existing subscriber। In case of death, जो हमारे नॉमिनी है उनके पास फुली राइट है कि 100% वो अपना विड्रॉ कर सकते हैं एनपीएस, और अगर वो चाहे तो कुछ पोर्शन उसका एन्युटी में कन्वर्ट करा के मंथली पेंशन भी विड्रॉ कर सकते हैं। बट इस केस में आप 100% लमसम अमाउंट भी ले पाएंगे। ठीक है। सो ये थी एनपीएस की पूरी डिटेल में जानकारी कि एनपीएस के क्या क्या टैक्स बेनिफिट है, कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करती हैं, क्या क्या आपके पास चॉइसेस हैं इन्वेस्टमेंट करते समय, और आप इससे अमाउंट विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।